ये साइंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम साइंस की क्लास 10th का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, और हम इसे फिज़िक्स की सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हमने आपको लास्ट लेक्चर के तहत पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के संबंध को, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के संबंध को हमने आपको बताया था। आज हम कोई और नए सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हम एक सर्किट बना सकते हैं और उस सर्किट में हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक छोटा सा सर्किट बना करके रिप्रेजेंट करके बता दिया था चीज़ों को। वायर को यानी कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, की लगी है या की आउट, स्विच इन या स्विच ऑफ है, हमने आपको बता दिया था। वायर कैसे रिप्रेजेंट होती है हमने आपको बता दिया। वोल्ट मीटर और एमीटर का कंसेप्ट भी बता दिया। वो पिछले लेक्चर में ही हो गया, उसका टॉपिक बुक में है, हमें अलग से करने की नीड नहीं है। और अर्ली क्लासेस में भी हमने आपको डिटेल में वो बनाना सिखाया था। लेक्चर के वाया होता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम ओम्स लॉ के बारे में समझते हैं। ओम्स लॉ आपको कुछ समझाता है, इसे ध्यान से समझें। देखिए, हमने जब पिछला लेक्चर किया था तो हमने आपको ये समझाया था कि दो बीकर्स में पानी है और दोनों बीकर्स आपस में कनेक्टेड हैं, या हमने बताया था कि पाइप में पानी है और आपने पाइप के दो एंड्स को इस तरह से पकड़ा है। हमने जब इस पानी की बात की तो ये एक तरह सा वाटर है। जब ये फ्लो करेगा तो ये करंट होगा, वाटर करंट। और हमने इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करा करके दिखाना था। हमने ये पढ़ा था कि जब दोनों बीकर सेम ऊंचाई पर थे या पाइप के दोनों एंड आपने सेम ऊंचाई पर पकड़े हैं तो वाटर करंट किसी भी और मूव नहीं करता है। वाटर करंट किसी भी और मूव नहीं करता है। तो ऐसे में किसी भी एक कंडक्टर में चार्ज अवेलेबल होना एक बात है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होना एक बात है, लेकिन उनका एक एंड से दूसरे एंड की ओर मूव करना ये दूसरी बात है। उन्हें मूव कराने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ी थी, और वो ये था कि ये दोनों ही अपनी एक पोजीशन पर हैं। उस पोजीशन की वजह से दोनों ही एक पोटेंशियल पर हैं। अगर हमें चार्ज को एक निश्चित दिशा से दूसरी दिशा की ओर मूव कराना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने एक हाथ से पाइप ऊपर की तो दूसरे हाथ से पानी बाहर आ गया, या हमने एक बीकर ऊपर किया तो दूसरे बीकर से पानी बाहर आ गया। तो हमने ये समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से ये कंसेप्ट है जिसके तहत आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से किया गया वर्क डन है। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से किया गया वर्क डन है, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आई बात समझ में? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। आज हम आपको इनके बीच के कुछ और संबंध समझाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के कुछ और रिलेशंस। इन रिलेशंस के बारे में समझने वाली जो पर्सनैलिटी थी वो 1827 के जर्मन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के संबंध को समझा। क्या समझा, अब हम उसको देखते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने फिर से वही उदाहरण रखूँगा किताब के तहत। हम फिर उसी उदाहरण को यूज़ करेंगे। सपोज़ कीजिए कि ये जो वाटर है इस बीकर में, और ये बीकर हम देखते हैं कि कनेक्टेड है इस बीकर के साथ, और दोनों ही में वाटर का लेवल सेम है। तो इसमें भी फिर पानी होगा इस पाइप में, क्योंकि ये कनेक्टेड है, पर कोई मूवमेंट नहीं है। अब अगर हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी तो ये क्लियर सी चीज़ है कि हमें ये बीकर लिफ्ट करना पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए कि मैंने ये बीकर लिफ्ट कर दिया और अब ये बीकर यहाँ पर चला गया है, तो नेचुरली अब यहाँ से यहाँ की ओर इस तरह से अब आप नोटिस करेंगे कि वाटर लेवल जो यहाँ पर था ये यहाँ तक आ जाएगा और ये वाटर लेवल रेज हो जाएगा, क्योंकि इसका पानी इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू इसमें आ चुका है। आई बात समझ में? तो बीकर बी का पानी बीकर ए में आ चुका है, क्योंकि इसका वाटर, इसका लेवल हमने राइज किया, इसका पोटेंशियल, इसकी हाइट हमने बढ़ा दी। तो इसकी हाइट बढ़ने से इसका पोटेंशियल बढ़ा, और इसका पोटेंशियल बढ़ने से
इस दिशा से इस दिशा की ओर वाटर करंट इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि वाटर फ्लो हुआ। कारण ये था कि बीकर ए से बीकर बी के बीच में अब पोटेंशियल का एक डिफरेंस आ चुका है। हमने ये समझा, आई बात समझ में। अब आप मुझे बताएं कि क्या हो अगर मुझे फ्लो ऑफ वाटर और बढ़ाना हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर अब यहाँ पर आप इमेजिन करें कि मैं पानी के बीकर को और ऊपर उठाता हूँ तो फ्लो ऑफ वाटर और बढ़ेगा, पानी के बीकर को और ऊपर उठाऊंगा तो फ्लो ऑफ वाटर और बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे अगर मैं यहाँ पर v मानूं तो ये ऊंचाई बढ़ने से बढ़ेगा। तो एक तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट के, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइट के। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये बढ़ा, तो जितना ज़्यादा हाइट बढ़ रही है उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो हम अचीव क्या कर रहे हैं, बड़ा फ्लो करंट का। बढ़ क्या रहा है, फ्लो करंट का बढ़ रहा है। तो हाइट इंक्रीज होने से मैं ये कह सकता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ये मैं कह सकता हूँ। तो हाइट इंक्रीज होने से आई भी बढ़ गया ना, जैसे वाटर करंट का फ्लो बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी हम इसी से जोड़ करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम उसे वाटर करंट मान करके चलते हैं आई को थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाने से आई भी बढ़ जा रहा है ना, हमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ ना। तो अब अगर हम इस सिद्धांत के मुताबिक चलें तो पहली कंडीशन तो ये थी। अब मैं दूसरी कंडीशन आपसे पूछता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये जो पाइप थी ये इसका साइज़ था, लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर हम पाइप के साइज़ को पहले के मुकाबले थिन कर देंगे, यानी कि पाइप का साइज़ हमने रिड्यूस किया है, साइज़ इन द सेंस कि थिन किया है, थिक नहीं है, थिन किया है, तो फिर फ्लो ऑफ वाटर यानी कि फ्लो ऑफ वाटर करंट रिड्यूस होगा या इंक्रीज़ होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि जैसे आपके सीवरेज के पाइप जाम हो जाते हैं, जब आपके सीवरेज के पाइप जाम हो जाते हैं तो क्या होता है, घरों से सीवरेज फ्लो करने लगता है। क्यों फ्लो करने लगता है, क्योंकि जितना पैसेज प्रोवाइड है वाटर आगे बढ़ने के लिए वो धीरे धीरे मलबा जमने से ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से पैसेज नैरो होता जा रहा था, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ सीवेज वाटर ऑब्स्ट्रक्ट होगा और सीवेज वाटर अब पीछे बैक मार रहा है, वो पीछे से ही निकल रहा है। तो जैसे जैसे मैं इस पैसेज को, इस पाइप को थिन करते चला जा रहा हूँ, वैसे वैसे फ्लो ऑफ वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इस चीज़ से इन्वर्सली रिलेशनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ द थिननेस। उसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज़ द थिननेस, दैट इज़ द टी। आई बात समझ में। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्लो ऑफ वाटर को अगर मैं करंट का ही फ्लो मान लूँ तो ये एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ थिननेस के, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब अगर हम इस कंसेप्ट के वाया करंट का कंसेप्ट समझना चाहें तो वो क्या है। करंट का कंसेप्ट इसके साथ बिल्कुल जुड़ता हुआ सिंपल कंसेप्ट है और वो ये है, ध्यान से समझें। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाया, वैसे ही क्या बढ़ेगा, फ्लो ऑफ करंट। वैसे ही क्या बढ़ेगा, फ्लो ऑफ करंट। तो V को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर यह भी लिखा जा सकता है कि I इंक्रीज होता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, हाइट बढ़ाने से। तो V को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअली में I इंक्रीज हुआ, वाटर करंट इंक्रीज हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट इंक्रीज हुआ जब हमने इंक्रीज किया था पोटेंशियल डिफरेंस, हाइट। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं, करंट की अगर हम बात करें तो जैसे ही हम उसको थिन करते चले जा रहे हैं, करंट बढ़ेगा या घटेगा,
करंट जहाँ से फ्लो कर रहा है हम थिन करते चले जा रहे हैं तो करंट घटेगा। आई बात समझ में? यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ इस चीज़ के, किस चीज़ के? साइज के। किस चीज़ के? साइज के। तो वो थिन होता चला जा रहा है तो वो घट रहा है। इसी से यहाँ से आगे कंसेप्ट जन्म ले जाएगा रेजिस्टेंस का। यहीं से कंसेप्ट क्या जन्म ले जाएगा? रेजिस्टेंस का। आई बात समझ में? तो अगर हम अब इस कंसेप्ट के वाया आगे बढ़ें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ओके? या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अब अगर मैं I को V के नीचे ले आऊं तो V डिवाइडेड बाय I तो इजिकल टू में क्या रह जाएगा? दैट इज द कांस्टेंट। इजिकल टू में क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है V बाई आई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम प्रूव करते हैं। वो कैसे? सपोज कीजिए कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट के तहत आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप कोई भी एक सर्किट इस्टेब्लिश करिए, उस सर्किट में आप कॉपर का या नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करिए और उस सर्किट के अराउंड आप डिफरेंट रीडिंग्स को अचीव करिए। और उन रीडिंग्स के तहत आपको क्या करना है? आपको वोल्ट और एमीटर इन दोनों का यूज़ करना है। वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर का यूज़ करेंगे करंट मेजर करने के लिए। वोल्टेज का अर्थ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट का अर्थ आप सब जानते हैं। ओके? अब जैसे ही हम वहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि हमने वोल्टेज यानी कि V1 को बढ़ाया तो हम एक रीडिंग V1 की ले लेंगे, तो हम उसके सामने एक रीडिंग A1 ले लेंगे। हम एक रीडिंग V2 ले लेंगे और एक रीडिंग A2, एक रीडिंग V3 और एक रीडिंग A3। तो हमने ये मल्टीपल रीडिंग्स ले ली। जब हमने ये रीडिंग्स ली तो हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले गए, यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले गए, वैसे वैसे हमने ये नोटिस किया कि एमीटर में रीडिंग बढ़ती चली गई। तो वोल्ट मीटर में बढ़ती रीडिंग के साथ साथ हमने नोटिस किया कि एमीटर में भी रीडिंग बढ़ी, यानी कि करंट भी बढ़ता चला गया। और इसको हम यहाँ पर I से लिखेंगे, मैंने A से लिख दिया, I1, I2, I3। ओके? वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा। हमें बस ये पता लगाना था यहाँ पर कि क्या ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं? क्या ये सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं? हमें ये तो दिख रहा है कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, और ये प्रमाणित है प्रैक्टिकली। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ाते चले जाते हैं, फ्लो ऑफ वाटर करंट बढ़ता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। ओके? ये तो यहाँ से प्रमाणित है। लेकिन हमें बस इतना देखना है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है क्या उसी अनुपात में उतना ही करंट का फ्लो बढ़ता है? तो उसके लिए सिंपल तरीका होता है, आप इनकी रेशियोज़ ले लें और उन रेशियोज़ को कंपेयर कर लें। रेशियोज़ को कंपेयर करके अगर वो इक्वल आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं आपके सामने अभी करके बताता हूँ, आप नोटिस करें। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि 100 बाय 10, 200 बाय 20, 300 बाय 30। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं? 3 10 जा 30, 2 10 जा 20 और ये 10। तो ऑलवेज रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 10 बाय 1, 10 बाय 1, 10 बाय 1, यानी कि 10 10 10। ओके? तो एक तरह से जब आप रेशियो ले रहे हैं, ये देखिए बराबर आ रही है, क्योंकि जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है 10 20 30, उसी अनुपात में 100 200 300 भी बढ़ रहा है। ओके? तो सेम अनुपात में ये बढ़ रहे हैं, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर को जब हम सेम प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं तब। आई बात समझ में? तब न्यूमरेटर सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, दोनों आपस में जुड़े हैं। और इसको फिर इक्वल करने का एक ही तरीका है, आप इनकी रेशियो ले लीजिए। तो अगर उस हिसाब से हम जाएं तो हमें ये देखना है कि ये सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं क्या। तो इसका सीधा सीधा तरीका है कि आप V बाई आई करके देख लें। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कर लें V1 बाई I1, V2 बाई I2 और V3 बाई I3। आई बात समझ में? जब आपने ये करके देखा
तो आपने ये देखा कि यहाँ पर एवरीवेयर द वैल्यू इज सेम, यानी कि कहने का अर्थ कि एवरीवेयर द वैल्यू इज कांस्टेंट। एवरीवेयर द वैल्यू इज सेम का मीनिंग एवरीवेयर द वैल्यू इज कांस्टेंट। सो v बाय आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, v बाय आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई? v बाय आई कांस्टेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत? तो v बाई आई ये जो कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट को हम क्या कह करके पुकारते हैं? इट इज द रेजिस्टेंस। तो ये जो कांस्टेंट है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजिस्टेंस। ओके, सो v बाई आई इज इक्वल टू r, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट proportionality is equal to, directly proportional था ना, so that constant of proportionality is the resistance, and that v upon I is equal to r। ये resistance क्यों है? अगर हम इसको समझें तो भाई it is a resistance, इसको हमने नाम resistance का ही क्यों दिया? उसका कारण है, ध्यान से समझिए। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर I भी बढ़ रहा है। डन कहानी, इसमें कोई समस्या तो नहीं? तो अगर मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहा हूँ सपोज़ कीजिए, तो 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। अगर मैं 10 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहा हूँ तो 10 एम्पियर से करंट आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आ रही है, इसका मतलब बीच में कोई इंटरफेरेंसेस नहीं है, पाथ इज़ टोटली फ्री, क्योंकि V पूरी तरह से करंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पूरी तरह से किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है? करंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मैंने किसी चीज़ को कांस्टेंट रखा हुआ है, मैंने किसी चीज़ को कांस्टेंट कीप किया हुआ है, और वो मैंने किसको पकड़ा हुआ कांस्टेंट में? किस चीज़ को अगर मैं कांस्टेंसी से छोड़ दूँ, अपने हाथों से छोड़ दूँ, तो V I में रिफ्लेक्ट होना बंद कर देगा? रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस को बेलगाम छोड़ दूँ, अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना छोड़ दूं, तो क्या एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ग्रोथ इन द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में करंट में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हुए भी मैं करंट में वेरिएशन ला सकता हूं। वो कब होगा? जब मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट नहीं रहने दूंगा, जब मैं रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना दूंगा। आई बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट की, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस के तहत अगर वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंट है तो उसके तहत अगर फिर अब ये तय होता है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस देने पर इतना करंट फ्लो करेगा, इतने वोल्ट सप्लाई करने से इतना एम्पियर चलेगा। आई बात समझ में? तो V अपॉन I कांस्टेंट है, इसका अर्थ ही है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। कांस्टेंट कौन है? रेजिस्टेंस है। ओके, यानी कि सरकार के द्वारा दिए गए समस्त 100 रुपये की योजना पूर्ण रूप से आप तक पहुंच रही है। तो इस तरह से सरकार डिलीवरी कर रही है 100 रुपीज़ की, और आप रिसीव कर रहे हैं 100 रुपीज़ को। इसका मतलब कुछ कांस्टेंट है, वो है करप्शन। कौन कांस्टेंट है? करप्शन। अगर करप्शन कांस्टेंट है तभी तो सरकार के द्वारा दिया जा रहा पूरा पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी रिसीविंग में, वरना रिसीविंग में वो रिफ्लेक्ट होता। अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं रखूँगा तो फिर रिसीविंग में अंतर आएगा। तो सरकार ने दिया 100 रुपया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और आप तक पहुँचा 70 रुपया यानी कि करंट। आपने पूछा किधर गया बाकी, तो अब कहानी आ जाएगी रेजिस्टेंस की। ओके, वो किधर चला गया? रेजिस्टेंस में। इतनी बात समझ में आई? तो V अपॉन I का कांस्टेंट रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट अमाउंट में उतने ही प्रोपोर्शन में करंट को जन्म दे रहा है। तो समथिंग इज कांस्टेंट एंड इट इज द करंट, इसी तरह सॉरी इट इज द रेजिस्टेंस। लाइकवाइज अगर मेरे पास ये बंद बोतल है पानी की, अगर मैं ये चाहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ पे मैंने बर्नर जला दिया, इसके अंदर प्रेशर भी बढ़े, तो उसके लिए यही हो सकता है कि जिस प्रोपोर्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में अगर प्रेशर बढ़ाना है मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर सेम जिस प्रोपोर्शन में टेम्परेचर बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में अगर प्रेशर बढ़ा है तो लॉजिक क्या निकालोगे आप? टेम्परेचर किस में रिफ्लेक्ट हुआ? प्रॉपर प्रेशर में। तो फिर लॉजिक क्या निकला? समथिंग मस्ट बी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि
टेम्परेचर प्रेशर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा जैसे ही मैं ढक्कन खोल दूंगा। नाउ द वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। अब कंसेप्ट टोटल उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उल्टा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो रहा है, बढ़ने की बजाय लो हो रहा है, क्योंकि अर्थ एक ओपन सिस्टम है। ये क्लोज्ड जार की तरह या बॉटल की तरह वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहती। इसलिए जैसे ही सन की रेज रिसीव होती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है उस स्पॉट पे, तो हवाएं गर्म होकर के फैलती हैं और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती हैं। जबकि इसी बॉटल में जब एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होते तो वह इसकी बाउंड्री वॉल्स फैलते और इसकी बाउंड्री वॉल के साथ जाकर के चिपकते, वो इसके अंदर दबाव बनाते क्योंकि वो एस्केप करना चाहते हैं। तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ता क्योंकि एक्टिविटी बहुत ही फास्ट पेस हो जाती है अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला तो चीज़ें नतीजे बदल गए, यानी कि अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो रिजल्ट्स आर टोटली डिफरेंट। नाउ टेम्परेचर का बढ़ना प्रेशर के बढ़ने में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई इट इज़ सो माय आंसर इज वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट। बट इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का परिवर्तन पूरी तरह से करंट के परिवर्तन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि कुछ कांस्टेंट रखा गया है, वो रेजिस्टेंस है। आपको कोई डाउट इस पे? अब आपको क्लियर है V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और V बाई आई इज इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट इज द रेजिस्टेंस। इसमें किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है मेरे बच्चे को? पक्का? बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने V अपॉन आई इज इक्वल टू आर किया। अब यहाँ से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से देखें, जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा, जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम फ्लो ऑफ करंट होगा। जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम फ्लो ऑफ करंट होगा। तो रेजिस्टेंस एंड करंट का रिलेशनशिप ये इसी से आपको समझ आ गया। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे समझाने के लिए ऐसे लिख दूं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब समझ आ जाएगा। रेजिस्टेंस और I का रिलेशन कुछ ऐसा नहीं है, R इज इक्वल टू 1 ओवर आई इंटू V, यही है ना रिलेशन। तो एक तरह से रेजिस्टेंस और करंट तो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेजिस्टेंस जितना बढ़ाऊंगा करंट उतना कम फ्लो कर पाएगा। आई बात समझ में? यानी कि हम अगर ध्यान से देखें तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, सपोज कीजिए। तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। अब आप नोटिस करें, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया लेकिन वो हमें करंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाया वो करंट में इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उधर फिर रेजिस्टेंस बढ़ा, उधर फिर रेजिस्टेंस बढ़ा, इसलिए वो हमें करंट में रिफ्लेक्ट होता नज़र नहीं आया। आई बात समझ में? इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हुए अगर हम ये चाहते हैं कि हम करंट का उपयोग हीट के तौर पे लेना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम ही रखेंगे। हम हीट ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सीधा सीधा नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्ज हीट में बदल जाए और वो रेजिस्टेंस बढ़ाने से होगा। इससे आपको जो रिसीव होगा वो करंट कम रिसीव होगा। आई बात समझ में? फ्लो ऑफ करंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करा सकते हैं इस रेजिस्टेंस में, और जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट रेसिस्ट होगा इस रेजिस्टेंस में उतनी ज़्यादा आपको हीट अचीव होगी। जबकि ये आपने इस तरह से नहीं किया कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन लाई। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका ज़्यादा ही था, फिर भी करंट कम रिसीव हुआ क्योंकि आपने वेरिएशन रेजिस्टेंस में की। आई बात समझ में? इसमें कोई समस्या आपको? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ी देर के लिए सेम इमेजिन करूँ, सपोज कीजिए, अब इमेजिन करिए कि पोटेंशियल डिफरेंस केप्ट कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस केप्ट कांस्टेंट, then what is the relationship? If the potential difference is constant, then you can say that resistance is inversely proportional to the current, or current you can say is inversely proportional to the resistance. Okay? तो जितनी अधिक रेजिस्टेंस उतना कम फ्लो ऑफ करंट, जितनी कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट। इतनी बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई समस्या? तो अब हमें अब इस संबंधों कई तरह से निकल सकते, इस संबंधों को कई तरह से लिख सकते।